Assalamu alaikum viewers, welcome to Students Diary. This is Abdul Rahman. Today we will discuss the very important topic of fundamental of infection control, that is biocontainment और biosafety level. लेकिन उससे पहले व्यूवर्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मज़ीद मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने रिस्क असेसमेंट और मेटिगेशन मेजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। रिस्क मेटिगेशंस के बारे में कि रिस्क को आपने किसी भी हेल्थ केयर सेटअप में उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करना है और फिर उसको मिनिमाइज कैसे करना है। लेकिन आज हम उसी को फर्दर लेके जाएंगे कि रिस्क असेसमेंट करने के बाद आपने उसके अंदर बायो कंटेनमेंट कैसे करनी है, यानी अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको उस लैब या हेल्थ केयर सेटअप तक कंटेन कैसे करना है कि खुदा ना खास्ता कोई कला कोई उसमें से आउटब्रेक ना हो जाए या आप उसमें सेफ हो, आपके कुलीग्स उसमें सेफ हो। तो उस पर आज हम बात करेंगे और उसके सर्टन डिफरेंट लेवल्स हैं जो WHO और BMPL ने जो है वो उसके लिए सजेस्ट किए हैं, उसको हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायोसेफ्टी बायो कंटेनमेंट बेसिकली क्या है। Biosafety is program that is the containment of potentially hazardous biological agents and toxins. So healthcare setup में या diagnostic lab में आपके पास लाजमी बात है कि आपके पास सैंपल्स आएंगे जिसमें हैजर्डस सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स भी होंगे, कुछ टॉक्सिन्स भी होंगे उसमें। सो उस वक्त आपको उसको कंटेन करने के लिए आपके पास फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए, डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए आपके हेल्थ केयर सेटअप का कि आप उसको कंटेन कर सकें, खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू स्टाफ एंड अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ हैजर्डस बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन। तो बेसिक मकसद क्या होगा कि आप एक्सपोजर जो है स्टाफ का, उसके रिस्क को कम से कम कर सकें और अनइंटेंशनल उसकी रिलीज जो है, यानी ना चाहते हुए भी अगर वो हैजर्डस और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो इन्वायरमेंट में कहीं ना चला जाए। सो वो फैसिलिटेशन आपके पास होगी तो ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज ये है कि अगर आपने लैब को उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया तो चांसेस आर देयर कि अनइंटेंशनली आपसे वो हैजर्डस या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाए और वो लोग कम्युनिटी को आगे जो है वो इन्फेक्ट करे। सो हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क? द लीडर। Leaders are responsible to assess the risk and select the appropriate risk mitigations measures. So leaders कौन है? Leaders आप हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, इंस्टीट्यूट्स में, लैब्स में, so you are the leaders, you have to assess the risk and then you will do the risk mitigations. Remember, leader जो है वो टीम को लेके चलता है, टीम को ट्रेन करता है, अपने स्टाफ को ट्रेन करता है, अगर ट्रेनिंग नहीं मालूम उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। लीडर जो है वो बिलीव करता है कि अगर कोई टास्क कंप्लीट होता है कि हमने ये टास्क कर दिया है, बजाय इसके कि कहे कि मैंने ये टास्क कर दिया है। कहीं मिस्टेक हो जाता है तो एज ए होल टीम उसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, एज ए होल टीम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो अ गुड लीडर can play a very important role in the development of a lab setup. रिस्क असेसमेंट में और रिस्क मेटिगेशन में लीडर का बड़ा अहम जिम्मेदारी होती है। अब हम देखेंगे कि बायो कंटेनमेंट में हमारे पास पहले नंबर पे जो प्राइमरी बैरियर्स आते हैं वो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सो उसमें हमारे पास जो फिजिकल कंटेनमेंट मेजर्स है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, that place directly at the level of the hazard. बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट इज जस्ट एन एग्जांपल। और या कोई और हमारे पास सील्ड कंटेनर्स जो होते हैं
दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी बैरियर, जो फिजिकली आपके जो भी हैजर्ड्स होते हैं उसको डायरेक्टली आप उसके अंदर रखते हैं, सो वो आपके लिए प्राइमरी बैरियर का काम करते हैं उसको कंटेन करने में। 3 primary types of biosafety cabinets are available for the lab setup: biosafety cabinet 1, biosafety cabinet 2 and biosafety cabinet 3. They are mostly biosafety cabinet 2 are used in the laboratory, especially कोरोना के केस में भी हम यूज करते रहे हैं, लेकिन सर्टन लेवल पे हमें बायोसेफ्टी 3 की भी जरूरत पड़ती है। बेसिक लेवल पे हमें बायोसेफ्टी क्लास 1 को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगेन कौन से क्लास की आपने बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करनी है वो डिपेंड करेगा कि आप जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसके बेस पे आप अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस लेवल की बायोसेफ्टी कैबिनेट आप उसको इंस्टॉल करेंगे, उस क्लास की बायोसेफ्टी कैबिनेट इंस्टॉल करेंगे। लेट्स से यू आर डीलिंग विद द हेपेटाइटिस बी, सी, HCV वगैरह, तो उसमें क्लास 1, क्लास 2 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं बहुत ही न्यू पैथोजेंस हैं तो उसमें आप 3 की तरफ जा सकते हैं, या क्लास 2 में कुछ सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ जो क्लास 2A और B आए हुए हैं, अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आप सबको मालूम है कि एक काइंड ऑफ हुड विच कंटेन द स्लाइडिंग डोर विच through which you can see through and you just put your arm inside it, और उसके अंदर कोई एयर की सर्कुलेशन होती है जो कि हेपा फिल्टर से होते हुए फिर जाके बाहर एनवायरनमेंट में जाती है, और मैं फिर इसकी फर्दर टाइप्स है जिसके बेस पे कहने का मकसद ये है कि इसमें जो हैजर्ड होता है उसको आप डायरेक्टली बाहर नहीं डील कर रहे होते हो टेबल टॉप पे, बल्कि उस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर प्रोवाइड सेव कर रहे होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और आपके उस एजेंट या जो आपका सैंपल है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। So appropriate primary containment devices should be based on the risk identified for those activities. For example, aerosol droplet or potential leakage of hazardous biological agents. अब प्राइमरी कंटेनमेंट में आपके पास सर्टेन डिवाइसेस भी आ जाती हैं जो आप अगेन रिस्क की आइडेंटिफाई करने के बाद, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद और जो एक्टिविटी या प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो उसको देखते हुए आप वो डिवाइसेस जो है वो यूज करेंगे। जैसे अगर कहीं पे सेंट्रिफिकेशन आप कर रहे हैं और वहाँ पे एरोसोल वहाँ पे जनरेट होने के चांसेस हैं तो आप उसको रिप्लेस कर लेंगे किसी और लेड वाले सेंट्रीफ्यूज के साथ, या रिक्वायरमेंट को देखते हुए कहीं पर ड्रॉपलेट्स बन रहा है या पोटेंशियल लीकेज के चांसेस हैं तो आप कोई ऐसी डिवाइस से उसको रिप्लेस कर देंगे जिसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसको हम PPEs कहते हैं, दैट हेल्प्स protect the user potential exposure to biological hazard and airborne particulate matters. So इसमें ये बहुत एक इस पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो जब भी आप लैब के अंदर जाएंगे तो आपको PPEs पहनना शुरू करना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास क्या है, ग्लव्स, कोट्स, गाउन्स, शू कवर्स, क्लोज टू लेबोरेटरी फुटवेयर्स, रेस्पिरेटर, फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लास, glasses, goggles or ear plugs. Again, it will depend all on your risk assessment. अगर आपने सिर्फ पेशेंट को डील करना है जो नॉर्मल किसी टेस्ट के लिए आया है, शुगर के टेस्ट करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रेस्पिरेटर की ज़रूरत है या फेस शील्ड की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई से आउटब्रेक हुआ है जैसे कोरोना के केस में था और उस केस में आप पेशेंट को डील कर रहे हैं या उसका सैंपल ले रहे हैं तो आपको रेस्पिरेटर की भी ज़रूरत होगी, फेस शील्ड की भी ज़रूरत होगी, गॉगल्स वगैरह। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क असेसमेंट कि आपको किस टाइप की PPE की ज़रूरत होगी। If biosafety cabinet cannot be used, PPE may become the primary barrier. So अगर आप की फैसिलिटी में बायोसेफ्टी कैबिनेट की आपके पास मौजूद नहीं है, चाहे रिसोर्सेज की वजह है या कोई और वजह है, तो फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपकी प्राइमरी बैरियर बन जाएंगे। एंड रिमेंबर, PPE इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इसको भी अगर जर्म्स ने क्रॉस कर लिया तो यू आर एक्सपोज टू द जर्म, सो दैट इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दिस इज नॉट योर फर्स्ट लाइन, इट इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि इसके बाद फिर अगर
ये आपने ना पहने हो तो यू आर एक्सपोज टू द पैथोजेंस और टॉक्सिन्स को आप एक्सपोज होंगे जो आपको डिजीज काज कर सकते हैं। पीपीई शुड बी बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाइड, हम पहले बात कर चुके हैं। अब फैसिलिटी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन दैट इज नोन एज सेकेंडरी बैरियर। प्राइमरी बैरियर में हमने कहा था कि वो जो हम फिजिकली जो उसको कंटेन करने के लिए जो हम डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, जैसे बायोसेफ्टी कैबिनेट हो गया या और इस फ्यूम होड्स वगैरह हो गए, लेकिन जो सेकेंडरी बैरियर है दैट इज फैसिलिटी डिजाइन और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने कैसी करनी है। सेकेंडरी बैरियर जो है टुगेदर विद अदर बायोसेफ्टी कंट्रोल हेल्प टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी बैरियर आपको, और सराउंडिंग कम्युनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और द एनवायरमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एक्सपोजर टू हैजर्डस बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स। सो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपने इसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि आपको प्रोटेक्ट करें, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें। यानी आपकी अगर कोई लैब है जिसमें आप बहुत ही कोई लेवल 3 लेवल 4 के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को डील कर रहे हैं, जैसे कोरोना हो गया या कांगो हो गया, सो अगेन वो तो आप किसी दफ्तरी एरिया में नहीं बनाएंगे कि आसपास जो है ऑफिसेज हो लोगों के और उसके दरमियान में आपने लैब बना लिया, और नहीं। सो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप उसकी डिज़ाइन ऐसे करेंगे। फिर कम्युनिटी को, सराउंडिंग जो कम्युनिटी है और इन्वायरमेंट को भी आपने प्रोटेक्ट करना है, यानी आप उसको गुंजानाबाद इलाके में नहीं बनाएंगे। फिर अपनी वेंटिलेशन स्ट्रेटजीज को देखना है टू इंश्योर द कंटेनमेंट ऑफ द हैजर्ड। हैजर्ड को एक महदूद रखने के लिए, उसी जगह तक महदूद रखने के लिए आपने वेंटिलेशन की स्ट्रेटजीज भी डिवाइस करनी होगी। लैब के डिजाइन ऐसे रखना होगा कि एयर फ्लो जो है नेचुरली अगर है तो वो भी क्लीन टू डर्टी हो। एयर की फ्लो डर्टी टू क्लीन ना हो के सारा कुछ जो है वो जो आपका क्लीन एरिया है उसको भी कंटेमिनेट कर रहा हो। फिर अगर आपने आर्टिफिशियली कोई उसमें कोई एग्जॉस्ट वगैरह लगा दिए हैं या कोई फैंस वगैरह ऐसे लगाए हैं, तो उसके भी फ्लो आपने ध्यान रखना है कि उसकी फ्लो जो है वो फ्रॉम क्लीन टू डर्टी हो। फिर इफ्लुएंट डिकंटेमिनेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अगर आप डील कर रहे हैं कोई फस्टिडियस पैथोजेंस वगैरह को, तो उसके लिए जो भी आप मटेरियल वहाँ यूज़ करें या फिक्स्ड वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है, तो आपके पास डिकंटेमिनेशन सिस्टम वहाँ मौजूद होना चाहिए। प्रॉपर ऑटोक्लेव का सिस्टम आपका लैब के अंदर मौजूद होना चाहिए। और फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग सूट, लेबॉर्ट्री कन्फिगरेशन, ये आपने सारा कुछ ध्यान में रखना है। उस रिस्क असेसमेंट के को देखते हुए उसके मुताबिक आपने बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी है, उसकी कन्फिगरेशन करनी है। जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग के अंदर की डिजाइनिंग करनी है तो कंट्रोल एक्सेस जोन्स टू सपोर्ट द सेपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी फ्रॉम ऑफिस एंड पब्लिक स्पेसेस। सो आपने ऐसे तरीका डिवाइस करना है कि ये एरिया जो है, जो लैब का है, वो बिल्कुल सेपरेट हो ऑफिस से और पब्लिक स्पेसेस से। उसके अलावा लैब में एंटर होने से पहले आपके पास एंटी रूम हो, एंटी रूम में जहाँ पे आप डॉन एंड डॉफ करें, जाते हुए डॉनिंग करें और वापसी पे डॉफिंग का आपके पास वो एक बफर जोन के तौर पे काम करता है। और फिर एयर लॉक सिस्टम होना चाहिए। एयर लॉक्स सेकेंडरी बैरियर का एक हिस्सा है कि जिसमें आप डबल डोर होता है जिसके दरमियान एक बफर जोन सा होता है, और वो डबल डोर ऐसे ओपन होते हो कि एक वक्त में एक ओपन हो, दोनों इकट्ठे ओपन ना हो, जिसमें से एयर टर्बुलेंस का डिस्टर्बेंस ना हो और एयर वहां तक कंटेन रह सके। सो एट द स्पॉट दोनों ना ओपन हो, जब एक ओपन होता है तो दूसरा बंद रहे, ताकि उस फैसिलिटी के अंदर वो एयर बाहर ना आ सके डर्टी से क्लीन एरिया की तरफ। सो बायोसेफ्टी कंटेनमेंट, बायो कंटेनमेंट लेवल्स या बायोसेफ्टी लेवल की हम बात करते हैं तो व्हेन वर्किंग विद द वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म, appropriate biosafety control should be based on the comprehensive biosafety risk assessment। तो जब भी आपने इनकी कंटेनमेंट की तरफ जाना है किसी ऑर्गेनिजम्स की जिसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है कि ये इतना डेंजरस है, तो उसके लिए आपको बड़ी डिटेल से बायो रिस्क असेसमेंट करनी होगी। द रिस्क ग्रुप ऑफ एन एजेंट टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द बायोसेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क ग्रुप को आपने उस ऑर्गेनिजम्स का ध्यान में रखना है, बैक ऑफ द माइंड रखना है जब भी आपने बायो रिस्क असेसमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिस्क ग्रुप ऐसे रिस्क ग्रुप से बिलोंग करता है जो एरोसोल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, थ्रू एयर ट्रांसमिट होता है, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा डेंजरस है।
उसके लिए आपकी रिस्क असेसमेंट की थिंकिंग और होगी। आप लोगों के लिए पीपीई के लिए प्रॉपर जो है रिस्पायरेटर का भी जहन में रखेंगे, फेस शील्ड का भी जहन में रखेंगे, टाइविक सूट विद पॉजिटिव प्रेशर का भी जहन में रखेंगे, क्योंकि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उसकी मॉर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा हो उस पैथोजन का, एजेंट्स का, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसकी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करनी होगी। लेकिन ये एक और बात आपने जहन में रखनी है, जस्ट बिकॉज अ बायोलॉजिकल एजेंट इज लिस्टेड एज अ रिस्क ग्रुप 3 एजेंट, it does not mean that activities conducted with the biological agent must occur in a biosafety level 3 laboratory. हम दो चीजें साइड बाय साइड, एक रिस्क ग्रुप्स है और एक बायोसेफ्टी लेवल्स है। रिस्क ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एजेंट रिस्क ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो वो लाजमी हम BSL 3 या बायोसेफ्टी लेवल 3 में उसको डील करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। हो सकता है कि वो रिस्क ग्रुप 3 से बिलोंग करता हो, लेकिन हम बायोसेफ्टी लेवल 2 में भी उसको डील कर सकते हैं। या बायोसेफ्टी रिस्क ग्रुप 3 से बिलोंग करता हो लेकिन उसकी ट्रांसमिशन ऐसी हो, मॉर्टेलिटी उसके स्ट्रेन ऐसे हो कि हम उसको फिर BSL 4 में भी डील कर सकते हैं। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर वो रिस्क ग्रुप 3 में है तो वो 3 में ही डील किया जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। पहले ये कंसीडर किया जाता है, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट्स WHO के और BMBL के है उसके अकॉर्डिंगली इसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट करनी होगी और फिर ही आपने सजेस्ट करना होगा कि जो रिस्क ग्रुप 3 या 2 का है इसको हमने किस लेवल में डील करना है। अब बायोसेफ्टी लेवल में हमारे पास जो है रिस्क ग्रुप को हम प्रॉबेबली किन किन लेवल्स में जो है हम डील करेंगे। तो बायोसेफ्टी लेवल 1 जो है वो नॉर्मली बहुत ही बेसिक्स लेवल की जो लैब्स होती है, जो हम रिसर्च वगैरह या हॉस्पिटल्स वगैरह में बेसिक लेवल की लैब्स छोटे मोटे टेस्टों के लिए यूज़ करते हैं। सो वो लो रिस्क माइक्रोब्स जो होते हैं उसमें डील किए जाते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 2 फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो डेंजरस होते हैं, डिजीज़ काजिंग होते हैं, वो 2 में करते हैं। फिर 3 में जो होते हैं जो एरोसोल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डेंजरस। और फिर 4 में जो है वो हाईली रिस्क माइक्रोब्स जो होते हैं वो BSL 4 में हम करते हैं। सो BSL 1, BSL 2, BSL 3 एंड BSL 4 दीज आर द लेवल ऑफ द लैब। इसकी सोफिस्टिकेशन और इसकी फैसिलिटी जो है, डिज़ाइन जो है वो कम्प्लेक्स और इम्प्रूव होता जाएगा जब हम 1 से 4 की तरफ जाएंगे। सिमिलरली क्यों इम्प्रूव होता जाएगा? क्योंकि उसमें रिस्क ग्रुप का, हाई रिस्क ग्रुप जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाई रिस्क ग्रुप के ऑर्गेनिज्म उसमें डील होते जाएंगे। तो जो जितना हाई रिस्क ग्रुप का होगा वो उतना ही BSL 3 या BSL 4 में डील होगा। जितने बेसिक लो माइक्रोब्स का होगा वो BSL 1 या 2 में डील किया जाएगा। तो बायोसेफ्टी लेवल्स या बायो कंटेनमेंट लेवल्स में हमारे पास पहले जो BSL 1 आता है तो उसका हम और भी लेते हैं, फिर हम उसको डिटेल से अगले वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या डिफरेंस इन बायोसेफ्टी लेवल्स में होना चाहिए। BSL 1 क्या है? ऑल दोज एजेंट दैट यूजुअली डू नॉट मेक हेल्दी ह्यूमंस और एनिमल्स सिक। सो BSL 1 में हम वो सारे एजेंट्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो डील करते हैं, पैथोजेंस डील करते हैं जो हेल्दी ह्यूमंस को या एनिमल्स को सिक नहीं करते। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी एनिमल्स और ह्यूमंस, यानी कि अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है कोई तो उनको ये बीमार कर सकते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम BSL 1 में डील करेंगे। BSL 2 दोज एजेंट्स विच कुड स्प्रेड वाया ब्लड बॉर्न, फीकल ओरल रूट और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। सो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इन रूट्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें हम हेपेटाइटिस B और C को भी डालते हैं, वो हम BSL 2 में डाल देते हैं। BSL 3 में वो माइक्रोब्स और एजेंट दैट कैन स्प्रेड वाया एरोसोल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो थ्रू एरोसोल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से आते हैं? हमारे पास कोविड-19 जो रिसेंट एग्जांपल है, हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, वो हमारे पास BSL 3 में इजीली आ जाएंगे। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास BSL 3 की फैसिलिटी मौजूद नहीं है लेकिन आप BSL 3 में से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो BSL 2 में इंस्टॉल कर लें, जैसे बायोसेफ्टी कैबिनेट हो गया,
या और इस तरह के फ्यूम होड्स वगैरह हो गए जो आपके में BSL-3 की रिक्वायरमेंट को कुछ हद तक फिल कर सके, और आपने रिस्क असेसमेंट कर ली है, उसके बाद फिर आप BSL-2 प्लस एक लैब खुद से वो डेवलप करके उसमें भी इसको डील कर सकते हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है और किसी फर्म से उसको नेशनल या इंटरनेशनल फर्म से उसको अप्रूव करना ज़रूरी होगा। फिर BSL-4 में ऑल दोज एजेंट विच आर न्यू, अननोन एंड नो ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स आर अवेलेबल। जो बिल्कुल कोई नया एजेंट आ गया है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन का नहीं पता, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स या ट्रीटमेंट हमारे पास उसकी अवेलेबल नहीं है, तो BSL-4 में जाएगा। कांगो वायरस है या हमारे पास स्टार्ट में जो कोरोना आया था, तो यही बहस चढ़ी थी कि इसको यही बहस चल रही थी कि इसको BSL-3 में डाला जाए, BSL-4 में डाला जाए, BSL-2 में। तो फिर ये कंसेप्ट आ गया कि नहीं, आपने रिस्क असेसमेंट करनी है और रिस्क असेसमेंट के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस में डालना है। तो इनिशियली ऑफ कोर्स पता नहीं था, तो आप BSL-4 में भी डाल लेते हैं, क्योंकि पैथोजेंस कैसे बिहेव कर रहा है कोई पता नहीं होता उस टाइम। तो अब हम देखेंगे व्यूवर्स के बायोसेफ्टी लेवल 1 जो है वो एक्चुअली क्या है, और इसमें कौन सी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए और कौन सी जो है कौन सी चीज़ें नागुज़ीर है और कौन सी जो है वो बेहतर है कि आपके पास हो। तो मस्ट और शुड का कंसेप्ट ये है कि मस्ट वो है जो नागुज़ीर है, उसके बगैर बायोसेफ्टी लेवल 1 के फॉर्मूले पे कंप्लीट नहीं होता, बायोसेफ्टी लेवल 1 लैब आप उसको नहीं कह सकते। और शुड वो है कि अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, यानी जितना आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपकी लैब की जो है क्वालिटी बढ़ती जाएगी। सो मस्ट में हमारे पास क्या है कि अगर सिंपल बेसिक लैब है बायोसेफ्टी लेवल 1 की, तो सिंक होनी चाहिए हैंड वॉशिंग के लिए, ये ज़रूरी है। फिर चेयर कवर्ड विद नॉन पोरस मटेरियल एंड इजीली क्लीनेबल। चेयर जो है आपके पास जो भी आप लैब में यूज़ कर रहे हैं वो कवर्ड हो विद नॉन पोरस मटेरियल, यानी उसमें कोई पोर्स वगैरह ना हो जिसमें कोई जर्म्स जो है वगैरह स्टे कर सकते हैं और इजीली क्लीन हो सके। इनफ लाइट मस्ट बी प्रेजेंट, नेचुरल लाइट भी इनफ होनी चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी में लाइट नहीं होती तो आप काम कर सकते हैं वहां पे, और फिर आपके पास इमरजेंसी लाइट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। बेंच टॉप इम्परवियस टू वाटर एंड हीट रेजिस्टेबल। जो आपके पास बेंच टॉप है वो वाटर को अब्जॉर्ब ना करते हो बल्कि इजीली क्लीनेबल हो और हीट को रेजिस्ट कर सके, ताकि अगर कोई बर्नर रखते हो या केमिकल उस पर गिर जाता है तो उससे कोई नुकसान ना पहुंच सके। लैब फर्नीचर कैपेबल ऑफ एंटिसिपेटिंग लोड्स एंड वाइब्रेशन फ्री। लैब का जो फर्नीचर हो वो अच्छी क्वालिटी का हो और ऐसा हो कि वो लोड को बर्दाश्त कर सके और वाइब्रेशन फ्री हो। अगर कल आपको उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूज रखते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा टेबल हिलता रहे और प्रोसीजर परफॉर्म करने में आपको मसला हो। शुड में क्या है, वो चीज़ें जो होनी चाहिए बेहतर है। शुड बी डिज़ाइन टू इजीली क्लीन। आपकी जो फैसिलिटी है वो ऐसी हो कि वो आसानी से इसकी सफाई की जा सके, उसकी डिसइंफेक्ट किया जा सके। एक्सेस डोर कंट्रोल, नॉर्मली बायोसेफ्टी लेवल 1 में ये मस्ट नहीं है कि डोर हो उसकी, यानी अगर आपका एक हेल्थ केयर सेटअप है तो उसमें एक हॉल को आप बायोसेफ्टी लेवल 1 की लैब के तौर पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट आपने कर ली है और उसमें आप कोई ऐसे पैथोजन डील कर रहे हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस को सिक नहीं करते नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, अदरवाइज आपको एक्सेस डोर कंट्रोल होना चाहिए। कारपेट एंड ड्रग्स नॉट रिकमेंडेड, नेवर रिकमेंडेड इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। कारपेट्स और जो कालीने वगैरह है आपको कभी भी इसकी होनी नहीं चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे जर्म्स आपकी इजीली ट्रैप हो जाते हैं और क्लीनिंग में भी मुश्किल हो जाती है। फिर बायोसेफ्टी लेवल 2 की तरफ आ जाते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 2 में मस्ट ये है कि आपके पास सारे वो कंपोनेंट मौजूद होने चाहिए जो बायोसेफ्टी लेवल 1 में थे, वो होने चाहिए। एडिशनली आपके पास क्या होना चाहिए, विंडो मस्ट हैव स्क्रीन इफ ओपन टू एक्सटीरियर। आपके फैसिलिटी में जो भी अगर विंडोज मौजूद हैं तो अगर वो बाहर की तरफ खुलते हैं तो अंदर की तरफ उसके स्क्रीन लगे होने चाहिए, जिसमें से ताकि कोई भी मॉस्किटोज वगैरह जो भी वेक्टर्स वगैरह हैं वो अंदर ना आ सके। फिर लॉकेबल डोर्स होनी चाहिए कि ताकि कोई इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। डोर्स पे लॉक्स का होना ज़रूरी है। आइस वॉश स्टेशंस,
कोई नागुज़ीर वाक़या हो गया है, आंखों में कुछ केमिकल चल गए हैं, तो उसके लिए आई वॉश स्टेशन लैब में होना ज़रूरी है, लेकिन दैट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द लैब, नॉट इनसाइड द लैब। डायरेक्शनल एयर फ्लो रिकमेंडेड, सो अगेन फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एयर फ्लो को आपने डायरेक्शन को मेंटेन रखना है। बायोसेफ्टी कैबिनेट व्हेन रिक्वायर्ड, अगेन अगर ज़रूरत है तो आपको बायोसेफ्टी मस्ट है रखना। ज़रूरत का आपको कैसे पता चलेगा? जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे। प्रॉपर वेस्ट डिकंटेमिनेशन फैसिलिटी, आपके पास कोई ऑटोक्लेव वगैरह होना चाहिए जो वेस्ट को डिकंटेमिनेशन में हेल्प कर सके। शुड में क्या है कि आपके पास क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट मौजूद हो, डिजाइन टू बी इजीली क्लीन एंड सेल्फ क्लोजिंग डोर विद लॉक्स, डोर आपके पास सेल्फ क्लोजिंग हो, खुद से बंद हो सके और उसके अंदर लॉक लगे हो। सो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ द बायोसेफ्टी लेवल 2। अगर आप इसको तस्वीर में देखें तो ये आपके पास ऑटोक्लेव लगा हुआ है बाहर, दिस इज द एंट्रेंस डोर, और इस एंट्रेंस डोर में बायोहैजर्ड साइंस वगैरह लगे हुए हैं। जब यहाँ से आप एंटर होंगे आपने प्रॉपर पीपीईज पहनी होंगी, लैब कोट्स वगैरह। यहाँ पे आपके पास बायोसेफ्टी कैबिनेट मौजूद है, दिस इज बायोसेफ्टी कैबिनेट, फ्यूम होड्स वगैरह, सेंट्रीफ्यूज वगैरह है, ओपन एरिया है आपके पास जो इजीली है जहां आप मूव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास सिंक मौजूद है और वेस्ट बिन्स वगैरह प्रॉपरली विद प्रॉपर वेस्ट बैग्स विद कलर कोडिंग आपके पास इसमें मौजूद है। बायोसेफ्टी लेवल 3 में अगेन आपके पास क्या होना चाहिए? सारे वो कंपोनेंट होने चाहिए जो लेवल 1 और लेवल 2 में मौजूद थे। डायरेक्शनल एयर फ्लो होनी चाहिए, हैंड फ्री सिंक, इसमें आपके पास सिंक हैंड फ्री होनी चाहिए, जो ऑटोमेटिकली आप हाथ नीचे लेके आते हैं और पानी उसमें से जारी रहता है और आपको हाथ से बंद नहीं करना पड़ता। सेल्फ क्लोजिंग डोर होनी चाहिए विद लॉक, ऑफ कोर्स। प्रोसेस फॉर सीलिंग लैब्स, सो लैब को प्रॉपर सील होना चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो कि उस लैब के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कोई चीज विदाउट HEPA फिल्टर्स बाहर जा सके, ठीक है। सील्ड विंडोज प्रॉपरली सील होनी चाहिए, कोई एक्सटीरियर की तरफ ओपनिंग ना हो उसकी। आइज वॉश स्टेशन इनसाइड द लैब, यहाँ पे आपको आइज वॉश स्टेशन लैब के अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरोसोल जनरेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप डील कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आंखों में कुछ चला गया तो आप बाहर जाएंगे और बाहर क्योंकि अर्जेंसी में सारा कुछ करना होता है। सो इसमें आपके पास ये गुंजाइश है कि आप लैब के अंदर रखेंगे आइज वॉश स्टेशन को। बायोसेफ्टी कैबिनेट विद HEPA फिल्टर्स, इसमें मस्ट है कि बायोसेफ्टी कैबिनेट आपके पास हो और उस HEPA फिल्टर्स उसमें लगे हुए हो। डक्टेड एयर सर्कुलेशन सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ सील होगा, डायरेक्ट बाहर एनवायरनमेंट में कुछ नहीं होगा। जो एयर सर्कुलेशन बाहर से भी आएगी वो भी HEPA फिल्टर से होके डक्टेड सिस्टम के थ्रू आएगी, प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू उसका फ्लो होगा और अगेन क्लीन टू डर्टी की तरफ। एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ द लैब, ये जरूरी है कि हर साल उस लैब की जो है वो वेरिफिकेशन हो किसी अथेंटिक फॉर्म से, नेशनल और इंटरनेशनल से, कि क्या वो बायोसेफ्टी लेवल 3 को मीट कर रहा है या नहीं। सो दिस इज द बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब, जिसमें आप एंटर होते हैं, प्रॉपर अगेन साइंस लगे हुए हैं, उसको आप देखते हुए अंदर आएंगे। चेंज रूम में डॉनिंग एंड डॉफिंग करेंगे, बफर जोन होगा और फिर जाके यहाँ से होते हुए फिर आप एंटर होंगे। ये सारा एरिया सील होगा, यहाँ पे आपको कहीं भी विंडोज वगैरह नहीं दिख रही होंगी। अंदर ही इसके आई वॉश स्टेशन होगा और फिर इसमें सेंट्रीफ्यूज ऑटोक्लेव भी इसके अंदर ही होगा, इसको डिकंटेमिनेशन स्टेरिलाइजेशन वगैरह के लिए। और पीपीईज भी अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ जो पीपीईज लिखे पहने हुए हैं वो डिफरेंट है और इसमें रेस्पिरेटर्स वगैरह और प्रॉपर जो है गाउन्स वगैरह उन्होंने पहने हुए हैं। बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है, अगेन इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के सारे वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और एडिशनली ये हो कि ब्रेक रेजिस्टेंट विंडो होनी चाहिए, क्योंकि बायोसेफ्टी लेवल 4 में आप अननोन और बहुत ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डील करेंगे, पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो आप के लिए नए हैं और जिसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं है। सो उसको आप तो पहले तो आपकी लैब की फैसिलिटी उस जगह पे होनी चाहिए कि लोग वहाँ पे ज़्यादा ऑफिस वगैरह ना हो। फिर ब्रेक रेजिस्टेंट विंडो होनी चाहिए कि कोई भी उसको
क्योंकि ऐसे मौके पर ये होता है कि आउटब्रेक के लिए कुछ बायोसिक्योरिटी का भी आपने ख्याल रखना होता है कि पैथोजेंस कंटेनमेंट लेवल 4 लैब के अंदर ही रहे, कोई उसको लेके ना जा सके बाहर। सो ब्रेक रेजिस्टेंट विंडो होनी चाहिए आपके पास, सिंगल हेपा फिल्टर एयर सप्लाई एंड डबल हेपा फिल्टर एग्जॉस्ट। जो भी एयर अंदर आ रही है इस लैब के अंदर वो भी सिंगल हेपा फिल्टर से गुजर के आए, और जो डबल हेपर फिल्टर से फिर बाहर की तरफ जो हवा जाती है, जो एयर जाती है, वो डबल हेपर फिल्टर से गुजर के जाए। लिक्विड डिकंटेमिनेशन इन द फैसिलिटी बिफोर रिलीजिंग आउटसाइड और इनटू द सैनिटरी जो भी आपके पास सिस्टम है आपके पास, तो उसमें जब भी आपके लैब की जो भी लिक्विड जा रहा है उसको भी आपने डीकंटेमिनेट करना है, वे सर्टन केमिकल्स वगैरह से ट्रीट करना है, उसके बाद आपने उसको बाहर लेके जा सकते हैं, जो नॉर्मल सैनिटरी में उसको छोड़ सकते हैं। लैब मस्ट बी कंप्लीटली सील, अगेन कोई उसमें ये एग्जॉस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए जो आपको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन हो। गो थ्रू चेक रूम इन सिक्वेंशियल प्रोसेस टू एंटर द लैब, उसमें डिफरेंट चेक्स लगे होंगे क्योंकि बायोसेफ्टी लेवल 4 में आपने टाइविक सूट पहनना जरूरी है, आपके पास रेस्पिरेटर होना जरूरी है, N90 K95 मास्क N95 मास्क जरूरी है। सो आपको बहुत हाई लेवल की पीपीई पहनना जरूरी होते हैं। तो इंटर होने से पहले आपने सारे गैजेस चेक कर लेने हैं। लैब के बाहर जो भी मीटर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर बता रहे होते हैं, लैब के अंदर प्रेशर कितना है, अलार्म्स देखने हैं आपने डिफरेंट, अगर वो मेंटेन नहीं होंगे तो वो अलार्म्स रेड हुए होंगे। और फिर आपने सिक्वेंशियली अंदर जाना है, पहले एंटी रूम में, फिर चेंजेस करनी है, फिर शावर लेना है, फिर आपने ड्रेसअप होना है, फिर जाके एंटर होना है। इसी तरह वापसी पे भी आते हुए आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, डायरेक्टली लैब में आप नहीं जा सकते। जैसे कि ये बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब है जिसमें पूरा सील सिस्टम है आपके पास, और डिफरेंट गैस वगैरह की सप्लाई थ्रू दीज कंटेनर्स की जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा डक्टेड सिस्टम है और सील सिस्टम है। तो जब भी आप लैब के अंदर एंटर होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मेन डोर है, इस पे साइंस लगे हुए, आप एंटर होंगे, फर्स्ट रूम आ जाएगा, फर्स्ट से आप सेकंड में आ जाएंगे जहाँ पे आप शावर वगैरह लेंगे, चेंज करेंगे, और फिर आप यहाँ पे डॉनिंग एंड डॉफिंग करेंगे, और फिर एक और रूम में जाएंगे जहाँ आप प्रॉपर टाइविक सूट आपने पहना होगा, और उसके साथ आपके ना ये कनेक्ट होंगे विद जो आपके with the supply of the certain एयर जो कि हिपा फिल्टर से गुजर के आएगी, और आपके सूट में पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वो कनेक्ट होगा आपकी सूट के साथ। ये जो सारा प्रोसेस होगा ये आप अगेन रिकमेंडेड ये है कि अलोन नहीं करेंगे, आपके साथ एक एक्सपर्ट होगा जो चेक करेगा कि आपने ये चीज़ें डॉनिंग कर ली है या नहीं की। तो वो आपको मेक श्योर करेगा कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हो, उसके बाद आप एंटर हो गए यहाँ से। ये सारे लॉक डोर होंगे, कोई इररिलेवेंट पर्सन इसमें नहीं जा सकेगा। सो आपके जो सूट के अंदर फिर पॉजिटिव प्रेशर होगा। पॉजिटिव प्रेशर ये होगा कि आप बाहर से जो भी आप डील कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स को, वहां से आप कुछ एक्वायर नहीं करोगे, आपको अंदर ही सारा ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी गई होगी। दैट इज योर ऑटोक्लेव विच इज प्लेस्ड इनसाइड इट। अगेन बायोसेफ्टी कैबिनेट है क्लास 2 और 3, डिपेंड ऑन योर रिस्क असेसमेंट। तो और इसी तरह आपके पास जो है सिंक होंगे जिसमें आप ऑटोमेटेड होंगे, हैंड फ्री सिंक उसमें मौजूद होंगे। कुछ WHO की रिकमेंडेशंस है इस सिलसिले में बायो कंटेनमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द मिसकंसेप्शन दैट द रिस्क ग्रुप ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड टू बायोसेफ्टी लेवल ऑफ द लेबोरेटरी। ये गलत मिसकंसेप्शन है कि रिस्क ग्रुप जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट के साथ ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड टू बायोसेफ्टी लेवल। रिस्क ग्रुप का बायोसेफ्टी लेवल के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारा डिपेंड करेगा आपकी रिस्क असेसमेंट पे। ये हम बार बार रिपीट करते रहे हैं। The actual risk of a given scenario is influenced not only by the agent being handled. सिर्फ आपको एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी आप पैथोजेंस डील कर रहे हैं उससे आपको रिस्क नहीं है, सिर्फ उससे रिस्क नहीं है, उसको लेके इसके अलावा भी रिस्क मौजूद है। वो क्या है? बट ऑल्सो बाय द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड इन कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेबोरेटरी पर्सनल एंगेजिंग इन द लेबोरेटरी एक्टिविटी।
सो आपके पास जो एजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर, रिस्क फैक्टर, बल्कि आपके लिए और भी रिस्क फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले उस बंदे का बिहेवियर है या वो पर्सन जो लैब पर्सन है, क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है, उनको चीज़ों का पता है, उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं, और फिर जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो वो किस तरह का है, उसमें कौन कौन से स्टेप आ रहे हो, एरोसोल जनरेटिंग है या क्या है, मल्टीपल स्टेप्स उसमें आ रहे हैं, तो उसमें वो भी मैटर कर रहा होता है। अगर आप रिमेंबर हो तो रेजिड्यूअल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क में हमने ये देखा था कि रेजिडुअल रिस्क वो है कि आप सारी मैटिगेशन रिस्क मेजर्स लेने के बाद भी आपके पास जो रिस्क रह जाता है वो हमारे पास रेजिडुअल रिस्क होता है, और वो डिपेंड करता है लोगों की बिहेवियर पे, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह पे, और वो रिस्क हमेशा रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बाय द WHO रिकमेंडेशन रिलेटेड टू बायो कंटेनमेंट, और ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं जो कि लेबॉर्ट्री ऑफ बायोसेफ्टी मैनुअल 4th एडिशन WHO एंड बायोसेफ्टी इन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल लेबॉर्ट्रीज एडिशन 5th। सो उम्मीद है व्यूवर्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।